केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि आप केमिकल काइनेटिक्स को क्यों पढ़ते हो। उसके बाद हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया। सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हमने सबसे पहले स्टोइचियोमेट्री कंसेप्ट को सीखा, जिसके अंदर आप लोगों ने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कन्वर्जन और रेट ऑफ रिएक्शन की बात की। उसके बाद आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, जहाँ पर आपने रेट लॉ को लिखना सीखा, किस तरीके से आप लोग रेट लॉ को लिखते हो। उसके बाद आप लोगों ने यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट देखा, आप लोगों ने वहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की थोड़ी बहुत बातें की। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंशिएटेड रेट लॉ और इंटीग्रेटेड रेट लॉ के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर आप लोगों ने जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन को जान लिया है, उसको आपने याद कर लिया है। आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी nth ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, और साथ साथ बात करेंगे कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपके nth ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें, यानी कि आपको कोई भी ऑर्डर दे दे, सेकंड ऑर्डर दे दे, थर्ड ऑर्डर दे दे, फोर्थ ऑर्डर दे दे, तो किस तरीके से आप लोग वहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को लिख पाओगे। तो आज उसकी बात करने वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है Na इंटू में प्रोडक्ट्स। मैंने यहाँ पर n क्यों लिया है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ nth ऑर्डर की। अगर मैं बात करता हूँ जीरो ऑर्डर की, तो वहाँ पर मैं जब मैं एक्सप्रेशन को लिखता हूँ माइनस के dA/dt को जब मैं लिखता हूँ जीरो के लिए मैं क्या लिखता हूँ a रेज़ टू द पावर 0, 1 के लिए मैं लिखता हूँ 1, 2 के लिए लिखता हूँ मैं 2, तो n के लिए मैं क्या लिखूँगा, n के लिए मैं n ही लिख दूंगा। अब यहाँ पर n लिखने का मतलब क्या है, जो आपके पास रिएक्टेंट की जो आपकी स्टोइचियोमेट्री है उसको आप क्या लेके चल रहे हो, n लेकर चल रहे हो। और जब भी हम लोग रेट इक्वेशन को निकालते हैं तो आप ये एज्यूम करके चलते हो कि जो आपकी रिएक्शन हो रही है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो जो आपकी स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट है वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। तो उसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक जनरल रिएक्शन है, Na गिव्स प्रोडक्ट, ये आपके पास रिएक्शन है। तो यहाँ से अगर आप रेट लॉ लिखोगे तो किस तरीके से लिख सकते हो, माइनस का dA/dt इक्वल टू क्या, k इंटू में a रेज़ टू द पावर n। आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद a वाले टर्म को एक साइड ले आइए, t वाली टर्म को एक साइड ले आइए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ हर एक ऑर्डर के लिए। हमने जीरो ऑर्डर के लिए डेरिवेशन किया, हमने फर्स्ट के लिए भी किया, सेकंड के लिए भी किया, अब हम nth के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन आपको डेरिवेशन याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि क्या आपके पास इक्वेशन निकल कर आ रही है। तो आपको जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए तो याद ही है। उसको याद करने का तरीका क्या है कि आपका a0 a से बड़ा, बस आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद आप वो सारी की सारी इक्वेशन को वहाँ से निकाल सकते हो। तो nth ऑर्डर के लिए ड्राइव कर लेते हैं डेरिवेशन को। आप देख लीजिए किस तरीके से डेरिवेशन होता है, लास्ट में आप उसका रिजल्ट याद कर लीजिएगा। तो जब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने a वाली टर्म को एक साइड ले आया, dt को मैं उधर ले गया, तो dA/a रेज़ टू द पावर n हो गया इक्वल्स टू k dt। टाइम 0 के ऊपर कंसंट्रेशन मेरी क्या है, इनिशियल a0 है। टाइम t के ऊपर मेरी कंसंट्रेशन क्या है, a हो गई मेरी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। उसके बाद जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो आपको पता है कि x रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है dx के रिस्पेक्ट में, x रेज़ टू द पावर n+1 इंटू में n+1। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, a रेज़ टू द पावर n है, लेकिन ये डिनोमिनेटर के अंदर है। अगर आपको इसे डिनोमिनेटर के अंदर लेकर जाना है तो पावर के आगे माइनस लग जाएगा। तो जब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपने क्या किया, पावर के आगे माइनस लगा दिया और इसको आपने ऊपर लिख दिया। उसके बाद जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका जो वेरिएबल है एज इट इज़ रहेगा। पावर के अंदर एक ऐड किया, जो ऊपर है वही आपने नीचे भी लगा दिया, बाहर जो माइनस था आपका वो एज इट इज़ रह गया। अब आपने क्या किया, अब जो आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है माइनस का n+1, माइनस के n+1 पे आपने क्या किया, आपने इसको लिख दिया, माइनस को बाहर कॉमन लेके इसको आपने लिख दिया n-1। आप इसको एज इट इस तरीके से लिख सकते हो। तो आपने जब इसको इस तरीके से लिखा तो माइनस आपका बाहर आएगा। इस माइनस से ये जो बाहर आपका माइनस रहेगा, एक माइनस पहले से ही था बाहर, जो ये वाला पहले से ही बाहर था, ये माइनस रहेगा, और एक आपने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये दोनों एक दूसरे कट के क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने माइनस को भी हटा दिया और आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद आपको क्या लगाना है, आपको लिमिट्स को लगाना है। लिमिट आपके पास क्या है, a0 से a है, मैंने यहाँ पर t की लिमिट्स को लगा दिया है। 0 से t जब मैं लगाऊंगा, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t होता है, उसके बाद जब मैंने लिमिट लगाऊंगा 0 से t, तो t माइनस का 0 बचेगा इक्वल टू क्या, सिर्फ t बचा। तो यहाँ पर आपके पास निकल कर आ जाएगा राइट हैंड साइड में kt। अब आपकी बारी है, यहाँ पर आपको लिमिट लगानी है। पहले आप लगाओगे अपर लिमिट, उसके बाद आप लगाओगे लोअर लिमिट, लेकिन ये लिमिट सिर्फ वेरिएबल पार्ट के ऊपर लगती है। तो अंदर अगर
आपके पास कुछ भी कांस्टेंट है आप उसको बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए n आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहेगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एक कांस्टेंट है आपके लिए। तो n-1 पूरा कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने क्या किया, 1 - n1 को मैं पहले बाहर कॉमन ले लेता हूँ। मैंने n-1 को बाहर कॉमन ले लिया। जो आपके पास अंदर वेरिएबल है इसके अंदर आपने क्या कर दिया, लिमिट को लगा दिया। पहले लगाओगे अपर लिमिट यानी कि a को लगाओगे तो ये आपके पास बनकर आ जाएगा। यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ। आपने क्या किया, आपने इस माइनस के n+1 को फिर से आपने क्या लिख दिया, माइनस का n-1 लिख दिया। यहाँ पर आपने माइनस को कॉमन ले दिया। अब ये पावर नेगेटिव में है, न्यूमरेटर के अंदर है। जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर आपके पास लिखा हुआ है a⁻n-1, अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये आपका बराबर होता है 1/a⁻n-1। समझने के लिए आप क्या कीजिए, अगर आपके पास x का -2 होता है तो आप इसे क्या लिखते हो, 1/x² लिखते हो। तो एक तरीके से ये भी आपके पास वही चीज़ है, क्योंकि n तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, वो कांस्टेंट होगा। उसके अंदर से आप 1 को माइनस कर रहे हो तो ये भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट ही है। चाहे अगर ये वेरिएबल होता तब भी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने इस फॉर्म को डायरेक्टली इस तरीके से लिखा है। तो आप समझ जाइए मैंने किस तरीके से इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिमिट्स लगाई। पहले मैंने लगाई अपर लिमिट, उसके बाद मैंने क्या लगाई, लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपके पास a है, लोअर लिमिट आपके पास a0 है। तो आपके पास क्या बनकर आ जाएगा, 1/a⁻n-1 इक्वल टू क्या, 1/a0 इक्वल टू क्या, n-1 kT। n-1 कहाँ से आया, ये n-1 मैंने यहाँ वाला जो n-1 था, इस वाले n-1 को मैंने राइट हैंड साइड में लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद ये आपका n-1 kT इधर की तरफ आ गया। ये आपके पास इक्वेशन बनकर आ गई। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर सकते हो आप मैथमेटिकली। 1/a0 n-1 को आप इधर की तरफ ले आओ तो आपके पास इक्वेशन जो बनकर आएगी, फाइनल जो आपके पास इक्वेशन आएगी, जो आपको याद रखना है, वो आपको क्या याद रखना है, वो आपको ये वाली इक्वेशन याद करनी है। याद करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आपको सबसे पहले लिखना है कि आपका a0 जो है वो a से बड़ा। अगर a0 आपका a से बड़ा तो a0 को अगर आप a के इक्वल रखोगे तो आपको इधर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। a0 आपका बड़ा है, a आपका छोटा है, आपको इसको इक्वल करना है तो आपको इधर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। आप kT ऐड कर दो, ये आपके पास इक्वेशन किसकी हो गई, 0 ऑर्डर की आपके पास इक्वेशन हो गई। उसके बाद आप कह रहे थे कि आपका a0 a से बड़ा, इसका मतलब क्या, ln a0 भी ln a से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या, जब आप ln a0 को ln a के बराबर रखोगे तो आपको इधर की तरफ कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर भी क्या कर दो, kT ऐड कर दो। तो ये इक्वेशन आपकी किसकी बन गई, ये इक्वेशन आपकी बन गई फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये आपकी है 0 ऑर्डर के लिए। अगर सेकंड ऑर्डर के लिए आपको करनी हो तो आप कह रहे हो कि जो आपका a0 है, आप कह रहे हो कि जो आपका a0 है वो a से बड़ा है। दैट मीन्स 1/a0 1/a से छोटा है। 1/a0 1/a से छोटा है। बड़ी क्वांटिटी को इधर लिखिए, 1/a लिखिए इक्वल टू क्या, 1/a0 लिखिए। अब 1/a0 आपका बड़ा है, ये वाली क्वांटिटी आपकी छोटी है, 1/a0 आपका छोटा है। अगर आप इसको इक्वल करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड आपने क्या कर दिया, यहाँ पर भी kT आपने ऐड कर दिया। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है सेकंड ऑर्डर के लिए। अब अगर आपको जनरल इक्वेशन लिखनी हो थर्ड ऑर्डर के लिए तो क्या लिखोगे आप, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और यहाँ पर 2 लगा दो। अगर आपको फोर्थ ऑर्डर के लिए लिखनी है तो आप यहाँ पर 3 लगा दो, यहाँ पर 3 लगा दो और यहाँ पर 3 लगा दो। अगर इस तरीके से आप चलते रहोगे तो आप nth ऑर्डर कैसे लिखोगे, 1/a⁻n-1 इक्वल टू क्या, 1/a0n-1 इक्वल टू क्या, n-1 इंटू में kT। ये आपके पास इक्वेशन आएगी। आपको इक्वेशन तो पहले से ही याद है। आज हमने बस ये देखा है कि किस तरीके से आप इसे डिराइव कर सकते हो और किस तरीके से आप इस रिजल्ट तक पहुँचे थे। तो ये डेरिवेशन होता है, इस तरीके से आप इसे डिराइव करते हो। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊँ, अगर आप इस चीज़ को y बोल दो, अगर आप इस चीज़ को क्या बोल दो, y बोल दो, क्योंकि ये आपका वेरिएबल है। a क्या है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, तो वो वेरी करता रहेगा। टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगी रिएक्टेंट की, तो वो चीज़ वेरी करेगी। यहाँ पर जो आपके पास है ये a0 है, a0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये आपकी कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि जो आपने इनिशियली लिया होगा वही आपकी कंसंट्रेशन रहेगी। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ये वाली क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी। तो आप इसको बोल सकते हो y इक्वल टू, इसको आप बोल दो कांस्टेंट c बोल दो, इसको आप प्लस में क्या, ये आपके पास m बोल सकते हो इसको, और ये आपका यहाँ पर क्या है t जो है, ये भी आपका यहाँ पर वेरिएबल रहेगा। इसको आप x से डिनोट कर दो। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्मेट के अंदर आ गया। अगर आप ग्राफ बनाओगे y यानी कि 1/a⁻n-1 और x यानी कि t के बीच में, तो आप इस ग्राफ को यहाँ पर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है 1/a⁻n-1 और t के बीच में। तो ग्राफ आपके पास निकल कर आएगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकल कर आएगा। ये 0 से शुरू मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि x = t = 0 के ऊपर जब आपका t = 0 होगा तो आपकी रिएक्टेंट की कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन
होगी वो क्या होगी आपके पास 1 अपॉन, यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 की कुछ वैल्यू होगी और वो किसके बराबर होगी 1 अपॉन में a नोट रेज़ टू द पावर n माइनस 1। मैंने ये 0 से स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि जब आपका t 0 होगा, जब आपका t 0 होगा तो आपके जो इस वाले पार्ट की वैल्यू है जिसको आपने y कंसीडर किया है, इसकी वैल्यू इसके बराबर निकल कर आएगी क्या 1 अपॉन में a नोट n माइनस के 1 के बराबर निकल कर आएगी। तो आपका ग्राफ 0 से मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया। अब बात करते हैं कि इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी। तो स्लोप आप इक्वेशन से देख पा रहे हो, स्लोप आपकी होगी n माइनस का 1 इंटू में k t, n माइनस का 1 इंटू में k t तो आपका वेरिएबल, तो आपका स्लोप हो गया n माइनस का 1 इंटू में k। ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ इस इंटरसेप्ट की, y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो ये आपका बराबर होगा 1 अपॉन में a नोट n माइनस 1 के पावर के बराबर आपका क्या होगा y इंटरसेप्ट होगा। तो ये जनरल बातें थी, nth ऑर्डर की हमने यहाँ पर बात की, क्या इक्वेशन होती है, क्या उसका ग्राफ होता है, उन सब चीज़ों की भी हमने बात कर ली। अब ये जो इक्वेशन है ये किस किस ऑर्डर के लिए वैलिड है। अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू को 0 पुट करोगे, इसका मतलब क्या 1 अपॉन में 0 माइनस का 1 यानी कि क्या माइनस का 1, 1 अपॉन में 0 माइनस का 1 यानी कि क्या माइनस का 1 इक्वल टू क्या n माइनस का 1 यानी कि 0 माइनस का 1, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा माइनस का 1। तो ये इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। अब a रेज़ टू द पावर माइनस 1 को आप ऊपर ले आ सकते हो और a रेज़ टू द पावर 1 कर सकते हो, इसका भी आप a नोट पावर 1 कर सकते हो, माइनस का kt तो यहाँ पर आपका था ही। उसके बाद क्या किया आपने, a नोट को आप इधर की तरफ ले आओ, a को आप इधर की तरफ ले आओ, या फिर आप बात करो कि आप सीधा kt को ही इधर ले जाओ तो और इसको बाद को चेंज कर दो तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी a नोट इक्वल टू a प्लस के टी। आपको पता है ये आपकी 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। तो n के अंदर 0 पुट करो, 0 ऑर्डर की रिएक्शन मिल जाएगी, n के अंदर 2 पुट करो, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन मिल जाएगी, n के अंदर 3 पुट करो, आपको थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन मिल जाएगी। लेकिन ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन आपके लिए नॉट वैलिड हो जाएगी कब, जब आपका n क्या हो, n आपका इक्वल्स टू 1 के बराबर हो, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप इस जनरल इक्वेशन का यूज़ नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको ये सही वैल्यू निकाल कर नहीं देता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको इक्वेशन को याद करना ही पड़ेगा। इक्वेशन आपको पता है क्या, आपको पता है कि a नोट अगर a से बड़ा तो ln a नोट भी आपका ln a से बड़ा। अगर आपको ln a नोट को ln a के इक्वल करना है तो आपको इधर की तरफ कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड आप कर दोगे kt, ये आपके पास इक्वेशन निकल कर आ गई डायरेक्ट इसकी फर्स्ट ऑर्डर की। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको याद करना है, बाकी सभी ऑर्डर की इक्वेशन निकल जाएगी विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन की। जो आपकी इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है, उसकी हेल्प से आप लोग 0 ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, या फिर वो आपको कोई भी ऑर्डर देगा आप उसकी एक्शन को ईजिली, उसकी इक्वेशन को ईजिली निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है, nth ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर वी हैव टू रिमेंबर द इक्वेशन दैट इज ln a नोट इक्वल टू ln a प्लस kt। अब आप इसको किसी भी फॉर्म में याद कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि ln a नोट बाय a इक्वल टू kt। आप किसी भी फॉर्म में इसको याद कीजिए, बस आपको याद होनी चाहिए आखिर आपकी इक्वेशन क्या है। आप इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट आप इसे याद रखिए। अब बात करते हैं कि अगर मैं nth ऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो आपकी हाफ लाइफ क्या होगी। हाफ लाइफ भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये जो इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हाफ लाइफ भी है। क्वेश्चंस हाफ लाइफ से पूछे जाते हैं। दिसंबर 2016 के अंदर सीधा क्वेश्चन आया था कि हाफ लाइफ क्या होती है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। तो आपको हाफ लाइफ निकाल आना चाहिए हर एक ऑर्डर के लिए। तो 0 के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए तो आप निकाल दोगे, आपको इक्वेशन याद है। थर्ड के लिए भी आपको इक्वेशन याद है, तो आपको वहाँ पर इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वहाँ से आप टी हाफ को निकालोगे। तो अगर टी हाफ इतना इंपॉर्टेंट है तो टी हाफ की भी हम डायरेक्ट एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, जिसके उसके अंदर सीधा वैल्यू पुट करेंगे एन की, और सीधा टी हाफ की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो अब हम लोग डिराइव कर रहे हैं जनरल इक्वेशन फॉर टी हाफ, यानी कि टी हाफ निकाल रहे हैं हम लोग nth ऑर्डर के लिए। अब ये चीज़ तो आपको पता है कि टी हाफ के ऊपर आपका जब ए नोट जो कंसंट्रेशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, इनिशियल का हाफ। अगर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है तो जब आपका टाइम टी हाफ होगा तो आपका जो ए यानी कि रिएक्टेंट की जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो इनिशियल की हाफ होगी, वो इनिशियल की हाफ होगी, यानी कि रिएक्टेंट 50% यूटिलाइज हो चुका होगा। तो बात करते हैं कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर ड्राइव किया था। आप इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू पुट करो, क्या पुट करोगे आप, ए की वैल्यू ए नोट बाय 2, ये आप पुट करोगे ए की वैल्यू। टी की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, टी हाफ आप पुट करने वाले हो टी की वैल्यू को। पहले हम लोग इस क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैथमेटिकली मैनिपुलेट करते हैं और हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो यहाँ पे है नहीं। आपको क्या करना है, आपको n-1 और t को इस साइड लेकर आना है और आप इसको एक साइड लेकर आ गए, यहाँ पे नीचे डिवाइड के अंदर आपने लगा दिया इसको n-1 इंटू में t, और आपके पास ये इक्वेशन बनकर आ गई। ये मैंने k की फॉर्म में इसलिए लिखी है ताकि आप जब यहाँ पर इसको a0/2 करो तो ईजिली इसको माइनस कर दो और आपके पास यहाँ पर k और t हाफ के बीच में सीधा रिलेशन निकल कर आ जाए कि आपका रिलेशन निकलेगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया, t की जगह t हाफ किया, a की जगह a0/2 किया, यहाँ पर
पे जब रखोगे ए नोट बाई 2 तो आपके पास इस तरीके की इक्वेशन निकल कर आएगी। आप के को इधर रख सकते हो, आप टी हाफ को इधर रख सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप किसको कहाँ पर रख रहे हो। लेकिन जो आपके पास इक्वेशन निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी टी हाफ इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n माइनस का 1 इनटू में 1 अपॉन में k a नोट n माइनस का 1। तो ये एक अजीब सी इक्वेशन निकल कर आ गई है, लेकिन आपको इस इक्वेशन को याद करना है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2016 के एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन था 4 मार्क्स का कि आपको सिर्फ टी हाफ बताना है क्या होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। इसका मतलब आपको इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ n की वैल्यू को 3 पुट करना था और आपका टी हाफ निकल कर आ गया। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जनरली नोट्स के अंदर नहीं लिखता कि ये इक्वेशन कोई इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन टी हाफ के केस के अंदर मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो टाइम को वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। आप इक्वेशन के अंदर वैल्यू को पुट करोगे, फिर आप उसको इधर उधर करोगे, उसके बाद आप वैल्यू को निकालोगे। इससे अच्छा आप जनरल इक्वेशन याद कीजिए, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि आखिर आप इस इक्वेशन को याद कैसे करोगे। ये जो है एक अजीब सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मंगी, आप इसको किस तरीके से याद करोगे। तो ये तो आपको पता है कि जो आपका टी हाफ है ये 1 अपॉन में के ए नोट तो था, ये आपने लिखा था सेकंड ऑर्डर, ये आपने लिखा था जीरो ऑर्डर के लिए। ये आपका जो टी हाफ था ये आपका ए नोट की पावर माइनस 1 की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपका पता ही है कि टी हाफ जो है आपका जीरो ऑर्डर के लिए 1 अपॉन में के ए नोट का टाइप का तो कुछ होता ही होता है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है 1 है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हो 2 माइनस का 1। 2 माइनस का 1 क्या होता है 1 ही तो होता है ना, और 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैंने 1 को क्या लिख दिया 2 इंटू में 1। उसके बाद क्या करना है 2 के ऊपर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 और आपको ए नोट के ऊपर n माइनस 1। तो ये आपकी इक्वेशन याद हो जाएगी टी हाफ की। एक बार दोबारा बताता हूँ मैं किस तरीके से आपको याद करना है। टी हाफ आपको इक्वल टू लिखना है 1 अपॉन के ए नोट के, आपको इसको ऐसे करके लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में 1 ही तो है, मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो 1 को आप लिख सकते हो 2 माइनस का 1, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद 2 के ऊपर n माइनस 1, नीचे n माइनस 1 और यहाँ पर भी पावर के अंदर n माइनस 1। ये आपका टी हाफ का जो है जर्नल एक्सप्रेशन है। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपके पास कोई और तरीका है इसको याद करने का तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो। तरीके बस आपकी चीज़ों को आसान बना दे तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आपको ये इक्वेशन याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है। अगर मैं इस इक्वेशन से जनरल इंटरप्रिटेशन लेना चाहूँ, जब आप n की वैल्यू को 2 पुट, जैसे कि मान लो ये जो आपके पास जो पार्ट है, ये वाला जो आपके पास पार्ट है, इसके अंदर क्या है 2 है, n है और आपके पास 1 है। तो 2 आपका कांस्टेंट होता है, 1 आपका कांस्टेंट होता है, n आपके पास क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो भी कांस्टेंट होता है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है एक तरीके से क्या है कांस्टेंट रहने वाला है। चाहे आपके पास अगर आपको ऑर्डर पता हो तो ये वाला पार्ट क्या है कांस्टेंट है। अगर बात करूँ मैं इस के की, तो ये के क्या है, के भी आपका रेट कांस्टेंट है, तो ये भी क्या रहेगा कांस्टेंट ही रहेगा। तो इससे मतलब क्या, ये वाला पूरा पार्ट क्या है कांस्टेंट है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो टी हाफ इंटू में क्या 1 अपॉन में कांस्टेंट इंटू में ए नोट की पावर n माइनस 1। अब ए नोट की पावर n माइनस 1 को इधर ले आओ तो क्या लिख सकते हो टी हाफ इंटू में ए नोट n माइनस का 1 इक्वल टू क्या 1 अपॉन कॉन्स्टेंट भी क्या होता है कॉन्स्टेंट ही होता है, तो ये भी कॉन्स्टेंट निकल कर आएगा। तो जनरल इंटरप्रिटेशन आप ये कर सकते हो कि टी हाफ इंटू में ए नोट n माइनस का 1 इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट होता है। n माइनस का 1 पावर के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर नहीं है। ये आपके पास क्या होता है कांस्टेंट होता है। इसकी बात हम लोग अब तक करते भी आए हैं। हमने जीरो ऑर्डर के अंदर भी इसकी बात की है, हमने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर भी इसकी बात की है, हमने सेकंड ऑर्डर के अंदर भी इसकी बात की है। और जब हमने nth ऑर्डर का पढ़ा तो वहाँ पर भी एक जनरल ट्रेंड निकल कर आया कि जो आपका टी हाफ इंटू में ए नोट n रेज टू दी पावर 1 है वो आपके पास कॉन्स्टेंट निकल कर आता है। तो अगर मैं n को 0 पुट करूँगा तो आपका टी हाफ इंटू में ए नोट की पावर -1 हो जाएगा। 0 माइनस 1 क्या हो गया -1 हो गया, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। -1 मतलब क्या है, आप इसको नीचे लेकर चले जाओ, यानी कि टी हाफ अपॉन में ए नोट की पावर आपका कांस्टेंट हो गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर मैं 1 के लिए बात करूंगा तो आप यहाँ पर 1 को पुट करो, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया। जो nth ऑर्डर की आपके पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन है उसके अंदर आप फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन नहीं निकाल सकते, वहाँ पर आप n की वैल्यू को 1 नहीं पुट कर सकते। लेकिन जो आपका हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन है ये आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी काम करेगा। आप इसके अंदर n की वैल्यू को 1 भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर n की वैल्यू को 1 पुट किया। 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि क्या ए नोट की पावर 0। ए नोट की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ से निकल कर क्या आ गया टी हाफ आपका कांस्टेंट हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसकी बात भी हम लोग कर चुके हैं और हम लोग ये भी कर चुके हैं कि जो आपका टी हाफ होता है, जो आपका टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन की। इस चीज़ को मैं क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ टी हाफ इंटू में क्या कांस्टेंट इंटू में ए नोट। हमने इसकी बात की है कि जो आपका टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के जीरो ऑर्डर के लिए। हम इसकी बात
कर चुके हैं। उसके बाद हमने कहा था कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है उसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट होता है और आपका टी हाफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मैंने आपसे वहाँ पर कहा था फर्स्ट ऑर्डर के अंदर अगर आपका ए नोट बढ़ा तो आपका टी हाफ बढ़ेगा, ए नोट घटा तो आपका टी हाफ घटेगा। फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए अगर अंदर जीरो ऑर्डर की बात कर रहा था मैं अभी, जीरो ऑर्डर के अंदर अगर आपका ए नोट बढ़ेगा तो आपका टी हाफ बढ़ेगा, ए नोट घटेगा तो आपका टी हाफ घटेगा। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो आप ए नोट को चाहे कुछ भी रख लीजिए, आपका टी हाफ सेम ही रहने वाला है। रिएक्शन आप इनिशियली 100 mg से शुरू कर लो, 100,000 mg से शुरू कर लो या फिर 10,000 mg से शुरू कर लो, आपका जो हाफ लाइफ है वो सेम रहेगा। इसका मतलब 100 से 50 आने के अंदर भी, 1000 से 500 आने के अंदर भी और 10,000 से 5,000 आने के अंदर भी, मान लो मैं mg की बात कर रहा हूँ, mg यहाँ पे mg से mg डिकम्पोज हो रही रिएक्शन, अगर यहाँ पर आपको 5 घंटे लग रहे हैं और आपकी रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पर भी 5 घंटे ही लगेंगे और यहाँ पर भी 5 घंटे ही लगेंगे। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर के केस के अंदर आपका जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर के अंदर वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की, तो जब आप यहाँ पर सेकंड पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो आपके बाहर निकल कर आएगा ए नोट 2 - 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या, टी हाफ इंटू में ए नोट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको आप लिख सकते हो टी हाफ इक्वल टू क्या, कॉन्स्टेंट अपॉन में ए नोट। यानी कि अब आपका ए नोट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया टी हाफ के। अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे और आपका टी हाफ घट गया तो वो सेकंड ऑर्डर, इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो टी हाफ भी बढ़ गया तो जीरो ऑर्डर, इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो फर्स्ट ऑर्डर। तो आप यहाँ पर एक जनरल पैटर्न भी देख सकते हो, आपके पास यहाँ से निकल कर आएगा टी हाफ इंटू में ए नोट एन रेज़ टू द पावर की पावर 1 आपके पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ गया। तो जनरल पैटर्न यहाँ पर क्या बना, पहले जो आपका ए नोट था वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जो टी हाफ था वो आपका पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ए नोट ए की पावर 1 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ए की पावर 0 हुआ, ए नोट की पावर 0 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, टी हाफ आपका ए नोट की पावर -1 हुआ। अगर मैं बात करूं सेकंड ऑर्डर की, ये बात कर रहा हूँ जीरो ऑर्डर की, ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की है, तो थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए नोट का -2 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये चीज़ चलती रहेगी। ये आपका किसके लिए है, ये आपका थर्ड ऑर्डर के लिए है। nth के लिए हो जाएगा टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट n माइनस का 1 के बाद भाप को माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये आपके पास टी हाफ हो जाएगा nth ऑर्डर के लिए। पहले ए नोट सामने था, प्लस के पावर के साथ था, फिर 0 हुआ, फिर वो नेगेटिव में बढ़ता हुआ चला गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हाफ लाइफ से। आपको हाफ लाइफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेक योर चार्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। थर्ड को आप छोड़ सकते हो लेकिन आप थर्ड को भी लेकर चलो, क्योंकि थर्ड से भी क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं। गेट के अंदर भी पूछ रहा है तो नेट के अंदर भी पूछ रहा है आपसे थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन, तो आप उसको भी एज ए सेपरेटली उसको अच्छे से याद कर लो। अब चार्ट में आपको क्या क्या बनाना है, हम लोगों ने हर ऑर्डर के लिए 5 चीज़ें पढ़ी है। पहले हमने क्या पढ़ा, हमने रिएक्टेंट और टाइम के बीच में इक्वेशन देखा और उसका ग्राफ देखा। ये आपको बनाना है, आपको एक तरीके से चार्ट बनाना है। आपको यहाँ पर लिखना है क्या, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और लास्ट में लिख लो nth ऑर्डर लिख लो। पहला कॉलम बनाना है, दूसरा बनाना है, तीसरा बनाना है, चौथा बनाना है, पाँचवा बनाना है, क्योंकि हमने सिर्फ 5 बातें पढ़ी हैं। तो पहले कॉलम में क्या बनाओगे आप, पहले कॉलम में आप लिखोगे आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या इक्वेशन है और उसका ग्राफ साथ ही साथ बना लो यहाँ पर। उसके बाद सेकंड कॉलम में क्या बनाओगे आप, अच्छा खासा बड़ा चार्ट बनाना, ताकि आप चार्ट जब बना रहे हो तब आपको ये सारी चीज़ें याद भी हो जाए और आप छोटी मोटी गलती ना करो, इसलिए आप यहाँ पर चार्ट को बना लो अच्छे से। मैंने आपको इसलिए नहीं बनाया ताकि आप खुद प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। ये वाला पोर्शन सबको आता है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक बार तो लिखकर देखना चाहिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो नेट के एग्जाम की, एक बार आप खुद से लिखे देखिए, पाँचों की 5 चीज़ें लिख के देखिए, जीरो के लिए भी, फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी, सारी चीज़ें लिख के देखिए। पहला क्या है, रिएक्टेंट और टाइम के बीच, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में इक्वेशन और उसका ग्राफ। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में इक्वेशन और उसका ग्राफ। थर्ड आपका क्या है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ भी आपने बात करी, वहाँ पर हाफ लाइफ को देख लीजिए। पाँचवा आपका क्या है, अगर आपके पास डेटा गिवन होगा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो आप किस तरीके से ऑर्डर निकालोगे। और पाँचवा क्या हो जाएगा, अगर आपके पास डेटा गिवन होगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो उस तरीके उससे आप कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालोगे, या फिर उस केस के अंदर कौन सी चीज़ें आपकी कांस्टेंट होती है। आप उन सब चीज़ों को पढ़ चुके हो, बस आप उसको सिस्टमेटिकली एक ग्राफ के अंदर, प्लॉट ग्राफ के अंदर, एक पेज के अंदर, एक टेबल के अंदर लिख लीजिए और एग्जाम से पहले बस उस टेबल को देख लेना। 2-3 मिनट लगेंगे पूरी टेबल को देखने के लिए, तो आप एग्जाम से पहले के लिए तैयारी कर लो, उस टेबल को बना लीजिए ताकि आपका कोई भी पोर्शन छूटे ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन बोथ रिएक्टेंट डिफर। यानी कि अभी तक हमने जो बात की सेकेंड ऑर्डर की, उसमें क्या किया हमने बात की थी कि 2A आपका प्रोडक्ट बना रहा था और हमने वहाँ पर लिया था कि जो आपका माइनस का dA/dt है, उसमें मैंने आपको कहा था कि Ka raised to the power क्या है, 2 है।
तो यहाँ पर भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 है। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसी रिएक्शन दूँ जहाँ पर आपके पास रिएक्शन कुछ इस तरीके की हो रही है, A + B गिव्स प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपका यहाँ पर -dA/dt क्या होगा, मैं बात करूँ यहाँ पर -dB/dt क्या होगा, ये आपके किसके बराबर होगा, ये आपके बराबर होगा k इंटू में A⁻1 और B⁻1। तो यहाँ पर भी आपके पास ऑर्डर क्या निकल कर आया, 1 + 1 = क्या, 2। तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन भी हो सकती है, एक इस टाइप की इक्वेशन भी हो सकती है। इसके लिए हम लोग बात कर चुके हैं, जनरल इक्वेशन है, थोड़ी सी इजी पड़ती है। इसको हम बोलते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसके लिए जो आपके पास इक्वेशन निकल कर आएगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है बट ईजिली याद हो जाती है। मैं आपको डेरिवेशन भी कराऊंगा, डेरिवेशन आपको याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ इक्वेशन को याद रखना है और इक्वेशन याद हो भी जाती है, एक प्रॉपर पैटर्न बनेगा, उसको भी हम थोड़ी देर के अंदर अभी याद करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है, A + B गिव्स प्रोडक्ट और आपको रेट कांस्टेंट K भी यहाँ पर गिवन है। आप टाइम = 0 के ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हो, A की A0, B की ले रहे हो आप B0। अब इसको स्मॉल a और स्मॉल b भी बोल सकते हो, क्योंकि बुक के अंदर जब प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, प्रोडक्ट के टाइम पे आप लिखते हो तो आप इसको स्मॉल a और स्मॉल b भी लिख सकते हो। उसके बाद आपका रिएक्टेंट कुछ कम होगा, A भी कुछ कम होगा, B भी कुछ कम होगा। मान लो A कम होकर हो गया A0 से A, इसको आप बोल सकते हो A0 - x, यानी कि कितना यहाँ से कम हुआ। तो A भी आपका x कम होगा, B भी आपका क्या कम होगा, x कम होगा। तो मैंने A0 से भी x हटा दिया और B0 से भी x घटा दिया। आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन B0 क्या थी, B थी, तो यहाँ पर क्या हो गया, B - x हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन A0 क्या थी, A थी, तो यहाँ पर क्या हो गया, A- का x हो गया। ये चार्ट आप बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। आपका प्रोडक्ट इनिशियली क्या था, 0 था, फाइनली में वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एक बार दोबारा समझिए इस चीज़ को, t = 0 के ऊपर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन A0 थी, A0 को आप A कह रहे हो, आपकी B की B0 थी, B0 को आप B कह रहे हो। कुछ टाइम बाद आपका रिएक्टेंट A भी कम होगा, रिएक्टेंट B भी कम होगा, क्योंकि इनका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 दोनों का सेम है, तो दोनों की दोनों रिएक्टेंट सेम एक्सटेंट के अंदर खत्म होंगे। जितना हमारा A खत्म होगा उतना हमारा B खत्म होगा। तो मान लीजिए आपका X खत्म हो रहा है A और आपका B भी X खत्म हो रहा है, तो जितना आपका A खत्म होगा उतना ही आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की स्टोइचोमेट्री भी हम लोग 1 लेके चलें, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, x बन गया। अब आपका A0 तो A था, तो इसको आप ले सकते हो A- का x, इसको आप ले सकते हो B- का x। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है, आपने इस चीज़ को बना दिया। उसके बाद आप लिखते हो यहाँ पर रिलेटिव रेट। कैसे लिखोगे, इसके लिए लिखोगे आप क्या, इक्वेशन आपके सामने, कैसे लिखोगे, -dA/dt = क्या, -dB/dt = क्या, dP/dt = क्या करोगे इसको, = लिखोगे रेट कांस्टेंट इंटू में A⁻1 इंटू में क्या, B⁻1। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। अब बात करते हैं हम लोग रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन को डिराइव करते हैं, किस तरीके से रिएक्टेंट के साथ इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो जो आपका dA/dt है, जो आपका dA/dt है, इसके अंदर A क्या है, आपका वेरिएबल है, क्योंकि जो A है वो कंसंट्रेशन है, टाइम t है, वो टाइम t के बाद आपकी चेंज होगी। और A आपका यहाँ से क्या निकल कर आ रहा था, A- का x, तो मैंने A की जगह रख दिया A- रख दिया, B की जगह क्या रख दिया, B- रख दिया, इक्वल टू, इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इक्वल टू क्या, K इंटू में A क्या है, A- x, B क्या है, B- x, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख दिया। उसके बाद आपके पास निकल कर आएगा dx/dt इंटू में क्या, K इंटू में A- का ax इंटू में क्या, B- का bx। अब ये चीज़ कैसे निकल कर आए, आप इसको देख लीजिए। आप चाहे इन चीज़ों को कंपेयर कर लो, आप चाहे इन दोनों को कंपेयर कर लो, आपके पास निकल करके आएगा dx/dt इंटू में k इंटू में A- का x माइनस का B इंटू में B- का x। कैसे निकल कर आया, अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करूं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस का d ऑफ खाली a का dt प्लस का, यहाँ पर माइनस है बाहर, यहाँ भी एक माइनस, यहाँ भी एक माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस का d ऑफ x/dt। अब जो आपके पास a है, ये a क्या है, ये a तो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो आपके पास कांस्टेंट ही होगी। आप इनिशियली क्या ले रहे हो, वो तो कोई वैल्यू होगी, आप 10 ग्राम ले रहे हो, 15 ग्राम ले रहे हो, 20 ग्राम ले रहे हो, तो उसकी कांस्टेंट रहेगी वैल्यू पूरी रिएक्शन के दौरान, क्योंकि वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 0। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, 0 निकल कर आ गया। यहाँ से क्या बचा आपके पास, dx/dt पर dt बचा। अगर आप इस चीज़ को भी कंसिडर करते हो तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, माइनस का d ऑफ b/dt, ये माइनस से माइनस क्या बन जाएगा प्लस का dx/dt। अब ये b क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b है, b क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b है, ये भी मेरी कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो इसको यहाँ से भी काट दोगे। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तब भी dx/dt बचेगा, इसको लेकर चलोगे तब भी dx/dt
dt ही बचेगा। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो आपका dx/dt है, जो आपका dx/dt है वो आपका बराबर है किसके, k इंटू में a माइनस का x इंटू में b माइनस का x आपका इसके बराबर है। तो x वाले टर्म को एक साथ ले आओ, t वाले टर्म को उधर ले जाओ। तो x को इधर लेके आओ तो क्या a माइनस x b माइनस नीचे में ले आए, इधर क्या बचा k dt। अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। अब ये जो आपके पास इंटीग्रेशन की फॉर्म बची हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। इसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कहाँ पढ़ा था ये आपने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आपने कहाँ पढ़ा है, 12th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन आता है, वहाँ पर आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अच्छे से समझा है। तो जो स्टूडेंट बायो साइड के हैं वो भी डरिए मत, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की वाली बात नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कैसे करते हैं देख लेते हैं। लेकिन आपको तो वैसे भी रिजल्ट याद रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे करते हैं देखिए, जो हमारे पास यहाँ नीचे फॉर्म बनी हुई है 1/a माइनस का x इंटू में b माइनस का x। पहले बात करते हैं कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम क्यों यहाँ पर इंटीग्रेशन और पार्ट को लगा रहे हैं, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इस पार्ट को खोलता हूँ a माइनस का x इंटू में b माइनस का x, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, आपके पास निकल कर आएगा ab माइनस का ax माइनस का bx प्लस का x स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का कुछ बन जाएगा। लेकिन आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं इंटीग्रेशन के, उसके अंदर आपने क्या पढ़ा है, 1/x के पास कुछ हो पावर, 1/में चाहे 1/x हो, तो आपने ये सब फॉर्मूले पढ़े हैं। क्या आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/x का स्क्वायर प्लस x का इंटीग्रेशन कैसे करते हो। तो जब भी आपके पास नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या क्यूबिक इक्वेशन होती है, तो वहाँ पर आप लोग यूज़ करते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। कैसे यूज़ करते हो आप, आपको इस तरीके की फॉर्म में तोड़ना है कि जो आपका नीचे क्वाड्रेटिक बन रहा है, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना है, आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि नीचे ये लीनियर इक्वेशन के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं। तो आप कैसे करते हो इस चीज़ को, आप इस पार्ट को 1/a माइनस एक्स इंटू में b माइनस एक्स को सिंपली इस तरीके से ब्रेक कर दो कि आप ऊपर a इंटू में क्या कर रहे हो, कैपिटल है, मैंने यहाँ पर कुछ भी अज्यूम कर लिया है, अभी बाद में हम इस a की वैल्यू को निकालेंगे, b की वैल्यू को निकालेंगे। आप इस 1/a माइनस एक्स इंटू में b माइनस एक्स को लिख सकते हो a माइनस एक्स प्लस में क्या b माइनस एक्स। तो तब आप इन सब पूरे का इंटीग्रेशन करोगे जब आप, तो आप इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट का अलग करोगे, इस वाले पार्ट का अलग करोगे, तो यहाँ पर भी लीनियर है और यहाँ पर भी लीनियर है। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर के अंदर ब्रेक हो जाएगी बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब बात यह है कि मैं इसको इसके इक्वल तो कह रहा हूँ, लेकिन आपकी a और b की वैल्यू क्या, a और b की वैल्यू क्या, तो वो निकाल लेते हैं हम लोग। पहले आप इसको इसके इक्वल कह दो, आपने इसको इक्वल कह दिया, उसके बाद इधर की तरफ मैंने क्या लिया है, एलसीएम लिया है। तो a माइनस का x इंटू b माइनस का x, यहाँ पर b माइनस का x नहीं है तो b माइनस एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो b माइनस एक्स इंटू में a प्लस का क्या b इंटू में a माइनस एक्स। सिंपल मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है, सिंपल मैंने एलसीएम लेके प्लस माइनस किया हुआ है, ये मैंने कर दिया। अगर आपका 1/a माइनस एक्स b माइनस एक्स को आप इसके बराबर कह रहे हो, तो डिनोमिनेटर तो आपका सेम है, तो आपका न्यूमिनेटर भी सेम होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपका न्यूमिनेटर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्या कंपेयर किया कि आपका 1 इक्वल टू है a इंटू में b माइनस एक्स इक्वल टू b इंटू में a माइनस एक्स के आपके बराबर क्या है, आपका 1 है। अब आप x को क्या कीजिए, अब आप x को एक बार a पुट कर दीजिए, x को आप एक बार a पुट कर दीजिए और एक बार x को आप b पुट कर दीजिए। अब आप इसको x को a और x को b ही क्यों पुट कर रहे हो, क्योंकि ये जो आपके पास इक्वेशन है ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या निकल कर आते हैं, आपके पास a और b ही निकल कर आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास इस फॉर्म के अंदर अगर आपके पास इक्वेशन होती है कोई भी x माइनस का 2 इंटू में x माइनस का 3, तो इस इक्वेशन का आपके पास रूट क्या निकल कर आएंगे, 2 और 3 आपके यहाँ पर इसके रूट हैं। अगर आपके पास इक्वेशन है x प्लस का 2 इंटू में x माइनस का 3, तो यहाँ पर आपके रूट क्या है, आपके पास रूट है माइनस का 2 और 3। अगर ये प्लस के साथ तो आपको रिवर्स करना पड़ता है, माइनस का 2 और 3 इसके इक्वेशन के रूट हैं। रूट क्या होते हैं, कब आप x की वैल्यू को पुट करो और ये आपके पास इक्वेशन 0 दे दे, कब आप इसकी वैल्यू को पुट करो आपके पास वैल्यू को 0 दे दे। जैसे मैं ऊपर वाले केस में कह रहा हूँ कि आपके रूट क्या है 2 और 3, तो अगर आप x को 2 पुट करोगे तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। पुट करके देखते हैं, 2 को पुट करोगे तो क्या 2 माइनस का 2 इंटू में ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू में चाहे कुछ भी हो 0। 3 पुट करोगे तो आपका ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो आपकी पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो x की किस वैल्यू के लिए आपकी इक्वेशन 0 हो रही है उसे हम बोलते हैं रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे, चार में पावर 4 में इक्वेशन है तो 4 रूट होंगे। तो जितनी पावर होती है उतने आपके पास रूट होते हैं। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो आपके पास x की भी a की वैल्यू निकल कर आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने क्या किया, a इंटू में b माइनस एक्स प्लस b इंटू में a माइनस एक्स। इक्वेशन आपको गिवन थी a माइनस का x और b माइनस का x। अब इसको लिख सकते हो x माइनस का a इंटू में
बी माइनस का एक्स। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस आपको फिर से प्लस हो जाएगा। तो रूट क्या निकल कर आया आपके पास, रूट निकल कर आया ए और बी। तो आप क्या करोगे, एक बार एक्स को ए ले लीजिए, एक बार एक्स को बी ले लीजिए। ये प्रॉपर मेथड होता है, कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, आपको याद करने की जरूरत है नहीं। 12th क्लास के अंदर जिसके पास मैथमेटिक्स होगी उसको तो बहुत ईजी लग रहा होगा कि क्या मैं यहाँ पर इतना टाइम लगा रहा हूँ चीज़ के ऊपर, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ जो बच्चे नॉन मेडिकल साइड से आए हुए हैं उनको पता होना चाहिए कैसे इंटीग्रेशन हुआ है। आप लोग साइंस पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो इक्वेशन को याद कर रहे हो वो इक्वेशन आई कहाँ से है। इसलिए मैं हर एक चीज़ को प्रूव कराते हुए चलता हूँ। आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कौन चीज़ कहाँ से आई है, मैंने इस एक्स को ए क्यों रखा, मैंने इस एक्स को बी क्यों रखा, मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं काइनेटिक्स को क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं थर्मो को क्यों पढ़ रहा हूँ। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इसे कहते हैं साइंस को पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने इसको ए और बी को रख दिया, ए और बी को आप यहाँ पर रखोगे तो जब आपका x इक्वल टू ए होगा, यानी कि जब आपका x इक्वल टू ए होगा तो ए माइनस का ए हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ए इक्वल यानी क्या, इसका मतलब a1 इक्वल टू क्या, a इंटू में b माइनस का x, x की वैल्यू क्या है, a है, आपने a की वैल्यू यहाँ रख दी तो आपके पास a निकल कर क्या आएगा, 1 अपॉन में b माइनस का a, 1 अपॉन में b माइनस का a आपका a निकल कर आ गया। सिमिलरली आपका b निकल कर आ जाएगा 1 अपॉन में a माइनस का b, जब आप x को b पुट करोगे तो आपकी a की वैल्यू भी आ गई, आपकी b की वैल्यू भी आ गई, आपने क्वाड्रेटिक को लीनियर के अंदर ब्रेक भी कर दिया, आपकी a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। आप वैल्यू को पुट कीजिए, आप इसको इसके बराबर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे आप, तो आपने क्या किया, आप इसको इसके बराबर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ये आप यहाँ पर क्या ले रहे थे, आप यहाँ पर a ले रहे थे, a की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में b माइनस है, ये आपकी वैल्यू किसके बराबर है, ये आपके a के बराबर है। 1 अपॉन में a माइनस b, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू आपकी b के बराबर है। तो आपने इस तरीके से इसको लिख दिया 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू में b माइनस एक्स, जो कि नीचे डिनोमिनेटर के अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। आपने उसको कन्वर्ट किया है लीनियर के अंदर बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कन्वर्ट करना भी आपने सीख लिया। आपने यहाँ पर a को रखा, b को रखा, फिर आपने देखा कि आपकी a और b की वैल्यू क्या होगी। a और b की वैल्यू रखने के लिए आपने x को इक्वल टू रखा उसके रूट के बराबर, क्या उसके रूट थे, तो आपने एक बार x को a के बराबर रखा, एक बार आपने x को b के बराबर रखा। आपका a निकल कर आया 1 अपॉन में b माइनस का a, b निकल कर आया 1 अपॉन में a माइनस का b। तो आपने यहाँ पर a की वैल्यू रख दी, आपने यहाँ पर b की वैल्यू भी रख दी। तो आपके पास अब ये बनकर आ गया 1 अपॉन में a माइनस का x। आप यहाँ से a b माइनस a कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या है b माइनस a है, इसको क्या बोल सकते हो आप, माइनस ऑफ b माइनस a, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। उसके बाद आप क्या करो, b माइनस a को यहाँ से दोनों से कॉमन ले लो, 1 अपॉन b माइनस a को आपने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन में a माइनस का x। यहाँ ध्यान से देखिए आप, यह जो b माइनस a था इसको ले सकते हो आप, b माइनस का a, बाहर आप नेगेटिव कॉमन ले लो, इस नेगेटिव से आपका ये वाला प्लस साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो आप b माइनस a को कॉमन ले लो, b माइनस a को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन में a माइनस एक्स माइनस का 1 अपॉन में b माइनस का x आपके पास निकल कर आ गया। तो बेसिकली आपने इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को लीनियर के अंदर ब्रेक कर लिया। अब आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो, आप तैयार हो इसके इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है। तो अब आपकी जो इक्वेशन 1 थी, कौन सी थी आपकी इक्वेशन 1, जो कि आपकी यहाँ पर इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है इसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ। ये जो आपकी इक्वेशन 1 है यहाँ पर क्वाड्रेटिक था, अब हम तैयार इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि मैंने इसको लीनियर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इस पूरे की वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन में a माइनस एक्स की वैल्यू को आप पुट कीजिए, कि आपके पास वैल्यू निकल कर आई है। तो जब आप इसको यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास निकल कर आएगी 1 माइनस का b, ये आपकी वैल्यू है। आप इसको यहाँ पर सीधा पुट कर रहे हो, क्या पुट कर रहे हो, 1 अपॉन में b माइनस का a इंटू में क्या 1 अपॉन में a माइनस एक्स माइनस का क्या 1 अपॉन में b माइनस का x इंटू में dx इक्वल टू क्या k dt। ये तो इंटीग्रेशन करना आसान है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट जब आप करोगे तो 1 माइनस b माइनस है तो कॉमन था, बाहर था, ये क्या इनिशियल वैल्यू है, ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a तो कांस्टेंट रहेगा, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो। तो इसको आपने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया, 1 अपॉन में a माइनस का x dx, 1 अपॉन में b माइनस का dx। इसका आपको इंटीग्रेशन पता है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है आपके पास, ln x होता है। अगर आपके पास यहाँ पर 1 अपॉन a माइनस का x हो जाएगा, तो इसका अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो आप पहले तो इस पूरे वाले पोर्शन को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। इस पूरे पोर्शन को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। जब आप इस पूरे पोर्शन को x मान लोगे तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln x आ जाएगा, ln x आ जाएगा। उसके बाद आपने जिस चीज़ को x माना है उसके डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड कर दीजिए, उसके डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपने x किसको माना था, x माना था आपने a माइनस एक्स को, तो क्या आ गया ln ऑफ a माइनस एक्स। डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ करना है a माइनस के x के साथ, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ a अपॉन में dt माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन में dx। ये तो आपका कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, dx बाई dx 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 1 बच के आ जाएगा। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन निकल करके आया, आपके पास निकल कर आ गया इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन निकल कर आ गया ln
ए माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय क्या माइनस का 1 इंटू में क्या इक्वल टू क्या लिख सकते हो माइनस का ln a माइनस एक्स आप इसको लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दिया माइनस का ln इंटू में a माइनस एक्स प्लस का क्या इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन ये आया माइनस का ln a माइनस एक्स तो इसका क्या आएगा b माइनस एक्स का, इसका आएगा माइनस का ln इंटू में b माइनस का एक्स। सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पहले से माइनस था यहाँ भी माइनस है तो क्या हो गया आपका ये प्लस हो गया, प्लस हो गया। आप इसको इस तरीके से ले सकते हो। उसके बाद आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पता है कि अगर आपके पास ln a माइनस ln b है तो आप इसको लिख सकते हो ln a बाय b। तो ये क्या है आपके पास ln a माइनस ln b, ln a इसको मैं a कह रहा हूँ ln a माइनस ln b क्या लिख सकते हो आप इसको ln a बाय b। तो मैंने क्या लिख दिया ln a बाय b मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो आपके पास यहाँ तक इंटीग्रेशन हो चुका है। इधर मैंने क्या किया kt रख दिया। अब मैं यहाँ पर लिमिट्स को नहीं लगा रहा हूँ। अगर मैं लिमिट्स की नहीं लगा रहा हूँ, अगर मैं इंटीग्रेशन करते हुए लिमिट्स को नहीं लगा रहा हूँ तो जब मैं इंटीग्रेशन को खोलूँगा तो मुझे एक साइड कांस्टेंट लेना पड़ेगा और मुझे उस कांस्टेंट की वैल्यू बाद में निकालनी भी पड़ेगी। इसकी बात मैंने थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी करी हुई है जब हम लोग एंट्रोपी पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स के अंदर। तो अगर मैं लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करूँगा तो कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बिना लिमिट्स के साथ अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो वहाँ पर आपको कांस्टेंट को लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालूंगा, t0 के ऊपर x क्या है 0 है, क्योंकि जब टाइम रिएक्शन जब शुरू ही नहीं हुई t0 के ऊपर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ बनेगा ही नहीं, x आपका 0 रहेगा। तो t0 के ऊपर आप x को 0 रख दीजिए, क्या निकलेगा आपका c आपका निकल कर आ जाएगा सीधा 1/b माइनस का a इंटू में क्या ln b बाय a। ये आपका c की वैल्यू निकल कर आ गई। जो c की वैल्यू निकल कर आई है आप इसको यहाँ पर इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे, क्या पुट करोगे आप c इंटू में क्या 1/1 माइनस 1 में b माइनस a इंटू में ln b बाय a, इसकी वैल्यू को आप यहाँ c के अंदर पुट कर दीजिए। आपके पास पूरी इक्वेशन निकल कर आ जाएगी ये। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली मैंने मैनिपुलेट किया हुआ है, इसको मैंने इसको फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर यहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और यहाँ से पहुँचने के बाद मैं इसको डायरेक्टली इस वे के अंदर बोल दूंगा। तो आपको सिर्फ इस इक्वेशन को याद रखना है। कैसे मैंने ये मैनिपुलेशन की है इसको ज़रूर देखिएगा आप समझ के देखिए मैंने कैसे किया हुआ है। मैंने सारे स्टेप को यहाँ पर लिखा हुआ है, एक भी स्टेप मैंने यहाँ पर मिस नहीं किया हुआ है। सिर्फ आपको इस वाले पार्ट को पहले इधर लेकर आना है, फिर ln a माइनस b वाले की प्रॉपर्टी लगानी है, ln a माइनस ln b की प्रॉपर्टी लगानी है, ln a बाई b बोल दिया। फिर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखिए, आपके पास ये निकल कर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ इक्वेशन को याद रखना है nth ऑर्डर के लिए। अब याद कैसे रखोगे वो इंपॉर्टेंट है, याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में भी आ सकती है और आपके पास एक फॉर्म और है इक्वेशन की आएगी जो आपके पास, आप इसको a भी लिख सकते हो और आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो, b माइनस a भी लिख सकते हो और आप इसको a माइनस b भी लिख सकते हो। तो कैसे आप इसकी इक्वेशन को लिखोगे देखते हैं। आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है, आपको लिखना है k इंटू में क्या 1/t। अगर आप यहाँ पर आपको पता है कि आप यहाँ पर दो रिएक्टेंट ले रहे हो तो आपके पास a भी है और आपके पास b भी है। अगर आप यहाँ पर b माइनस a कर रहे हो तो आप ln के टाइम पे भी पहले b रखोगे, b माइनस का x कर दिया, यहाँ पर a बाद में है तो a माइनस एक्स कर दिया। अगर यहाँ पर b माइनस एक्स है तो a से मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस एक्स है तो b से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपकी रेट कांस्टेंट की इक्वेशन निकल कर आ गई। एक बार दोबारा देखिए, आपको क्या करना है, आपको k को बराबर रखना है किसके 1/t के। अगर आप b माइनस a को ले रहे हो तो ln के अंदर भी पहले ऊपर b आएगा। तो एक बार b में से x को माइनस करो, b में से x को माइनस कर दिया, एक बार a में से x को माइनस कर दिया। यहाँ पर b है तो यहाँ पर आप a लगा दो, यहाँ पर a है तो यहाँ पर आप b लगा दो। तो ये आपकी इक्वेशन तैयार हो सकती है। आप अगर स्टार्टिंग के अंदर क्या कर रहे हो, आप स्टार्टिंग के अंदर 1/t के साथ आप a माइनस का b ले रहे हो, तो क्या करोगे आप ln के अंदर भी पहले a के अंदर से माइनस कर दो x को और उसके बाद क्या कर दो b के अंदर से माइनस करो x को। यहाँ पर a है तो यहाँ पर b लगा दो, यहाँ पर b है तो यहाँ पर a को लगा दो। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को याद कर सकते हो। बहुत इजी है याद करना, आपको सिर्फ इक्वेशन पता होनी चाहिए। कैसे यहाँ तक पहुँचे हो वो भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे मैंने डेरिवेशन को किया हुआ है, कैसे मैंने इंटीग्रेशन को किया है, वो सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि जो चीज़ दिख रही है लेकिन वो है नहीं, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या हुआ, वो रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की दिखती नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जो रियलिटी में तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिख नहीं रही है। वो कैसे बात कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर दो रिएजेंट थे, a प्लस b से आप क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर जो b है वो क्या है, एक्सेस के अंदर है। आप a को भी एक्सेस में मान सकते हो, मैं बस b को लेकर चल रहा हूँ, बात बहुत सिंपल सी, आप a को भी लेकर मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं।
तो मान लीजिए आपका जो है वो यहाँ पर b जो है वो एक्सेस के अंदर, यानी कि मतलब क्या है, इसका जो इनिशियल अमाउंट b जो हमने लिया है, b जो है वो हमारा एक्सेस के अंदर है। a का इनिशियल अमाउंट क्या है, a है। अगर मेरा b एक्सेस के अंदर है, b मेरा बहुत ज़्यादा है, किसी रिएक्शन के अंदर आप दो चीज़ को मिला रहे हो और एक चीज़ आपने ली 1 ग्राम, दूसरी आपने ले ली 1000 ग्राम, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर है, बहुत एक्सेस के अंदर है। तो जो आपका एक्सेस के अंदर है, एक्सेस के अंदर से अगर आप कम वाले को माइनस करोगे तो लगभग लगभग किसके बराबर आएगा, b के बराबर आएगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि ये आपके पास एक्सेस में है। अगर आपके पास a 1 ग्राम है तो ये आपके पास क्या है, 1000 ग्राम है। तो अगर आप 1000 ग्राम के अंदर से 1 ग्राम को माइनस करोगे तो क्या निकल कर आता है, 999 ग्राम निकल कर आएगा। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम तो बोल सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि b माइनस a लगभग लगभग b के बराबर होगा। अगर आपके पास ये छोटा एक सौ एजेंट है, ये आपके पास बहुत कम है, तो जाहिर सी बात आपके पास प्रोडक्ट भी कम बनेगा, यानी कि आपके पास x भी कम बनेगा। अगर x भी कम बनेगा तो b माइनस का x भी आपका लगभग लगभग b के बराबर आएगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका एक रिएजेंट बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर है, मान लीजिए आपका b एक्सेस के अंदर है, तो b माइनस a भी b के बराबर होगा लगभग लगभग, और b माइनस x भी b के बराबर होगा लगभग लगभग। तो आप इसको क्या करो, आप इस इक्वेशन के अंदर b माइनस a की जगह क्या कीजिए, आप इस इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन आप यहाँ पर देख रहे हो, b माइनस a की जगह भी b रख दीजिए, b माइनस x की जगह भी आप क्या कर दीजिए, b रख दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि b माइनस a भी लगभग लगभग b के बराबर है और b माइनस x भी लगभग लगभग b के बराबर है। तो आपने यहाँ पर इसको पुट कर दिया, आपने b माइनस a की जगह b रखा, b माइनस a की जगह b रखा। अब आपका a भी कॉन्स्टेंट, आपका b भी कॉन्स्टेंट, आपका ये जो बाहर b है ये भी कॉन्स्टेंट, आपका ये वाला b है ये भी कॉन्स्टेंट, आपका ये वाला a है ये भी कॉन्स्टेंट, यानी कि सिर्फ वेरिएबल यहाँ पर क्या है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ x कॉन्स्टेंट, x यहाँ पर आपके पास क्या है, वेरिएबल है। अब आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी तो लिख सकते हो ना, आपका a b और ये सब भी तो कांस्टेंट ही है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से b को b से भी तो काट दोगे, आप b से भी तो आपका कट जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो k इंटू में 1/b, ये आप इस 1/b को अलग से लिखिए, 1/b इंटू में क्या, 1/t इंटू में ln a अपॉन में a माइनस एक्स। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, आपका b से b कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ln a अपॉन में a माइनस का x, यहाँ से क्या बचेगा बाहर से 1/t, और मैं यहाँ पे से 1/b को मैं अलग से लिख रहा हूँ। तो 1/b तो आपका क्या है, 1/b तो आपका कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि b आपकी इनिशियल वैल्यू है, तो b क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट रहेगा। b इनिशियल वैल्यू है ऑफ रिएजेंट b। अब इनिशियल वैल्यू तो हमेशा क्या होने वाली है आपके पास, कांस्टेंट ही रहने वाली है। अगर आप इस वाले पार्ट को देखें, बस इस वाले पार्ट को अगर आप देखें तो ये एकदम फर्स्ट ऑर्डर के जैसा दिखता है, ये एकदम फर्स्ट ऑर्डर के जैसा दिखता है। यानी कि अगर मैं रेट कांस्टेंट का, यानी कि अगर मैं टी को इधर लेके आऊँ, मान लीजिए आप इसको ऐसे लिख रहे हो, टी इंटू में क्या, टी इंटू में 1/b इंटू में 1/k ln a अपॉन में a माइनस एक्स। तो ये आपका t का वेरिएशन, अगर मैं t टाइम t के बाद में देखता हूँ तो रिएक्शन आपकी लगभग लगभग कुछ इस टाइप की होती है। ये किसके जैसी है, ये आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर के जैसी, एकदम फर्स्ट ऑर्डर के जैसी रिएक्शन निकल कर आई है। तो आपका t का वेरिएशन x के साथ, t का वेरिएशन x के साथ, क्योंकि a तो आपका कांस्टेंट है, तो t का वेरिएशन x के साथ जैसे फर्स्ट ऑर्डर के अंदर वेरी करता है उसी तरीके से वेरी करेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आप इस टाइम के अंदर बाहर जो है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, आपने 1/b से मल्टीप्लाई कर रखा है, लेकिन वो तो एक कांस्टेंट ही है, उससे वेरिएशन के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप t को बढ़ाओगे तो जिस हिसाब से x आपका फर्स्ट ऑर्डर में बढ़ रहा है उसी हिसाब से आपका यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन इस केस के अंदर आपने उसके साथ एक साथ में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, वो कांस्टेंट आपका क्या है, 1/b है। तो इसीलिए आप इसको बोलते हो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसके अंदर वेरिएशन तो फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही है, लेकिन आपकी जो इक्वेशन होती है उसके अंदर थोड़ा सा कांस्टेंट पार्ट जो है एडिशन ऐड हो जाता है, और उस कांस्टेंट पार्ट की वजह से आपके रेट कांस्टेंट की, टाइम की वैल्यू थोड़ी बहुत डिफर कर जाती है। इसीलिए आप क्या बोलते हो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हो। इट कैन बी जस्टिफाइड बाय सेइंग दैट इफ़ B इज़ इन वेरी लार्ज कंसनट्रेशन इन कंपैरिजन टू A, अगर मेरा B बहुत बड़ा है A से, all the concentration of A is used in the reaction and there will be a little decrease in concentration of B, that is concentration of B remains constant। मैं यहाँ पर आपसे बोल चुका हूँ ये बात, आपके पास B बहुत ज़्यादा है, A बहुत कम है, तो जो कम क्वांटिटी है वो सारी के सारी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जो आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी थी इसका बहुत थोड़ा सा पार्ट कन्वर्ट होगा, आपके पास वो एज इट इज़ बच जाएगा। इसका ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब बात करते हैं क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है सूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आए हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर से? तो एग्जाम के अंदर अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर से। एग्जाम के अंदर अभी तक क्वेश्चन ये भी नहीं आया है कि जब आपके पास दो रिएक्टेंट होते हैं तो किस तरीके से आप लोग उसके इक्वेशन को लिखते हो, लेकिन आने के चांसेस पक्का हैं क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। लेकिन इस चीज़ को अगर आप 12th क्लास की बुक उठाओगे काइनेटिक्स के अंदर तो वहाँ पर भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, वहाँ पर भी आपके पास ए और बी के टाइप के रिएक्शन के लिए सेकंड ऑर्डर के इक्वेशन निकालना है, तो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है।
तो पढ़ के जाइए। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आएगा ही नहीं, जिस टाइम आएगा उस टाइम बोलोगे काश मैं इस बार इसे पढ़ लेता या पढ़ लेती। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो अभी आपका क्या क्या पार्ट हो गया है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर से सारा लगभग हो गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने जीरो ऑर्डर की बात की, फर्स्ट ऑर्डर की बात की, सेकंड ऑर्डर की बात की, उसके बाद हम लोगों ने nth ऑर्डर की बात की। जीरो, फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम लोगों ने 5 चीज़ों को पढ़ा। वो पाँचों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर से ही आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। उस रिलेटेड मैंने आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन और देने वाला हूँ केमिकल काइनेटिक्स के सारे इसी पार्ट से। तो ऑर्डर काइनेटिक्स से आपका कुछ पोर्शन बच गया, वो क्या बच गया आपके पास, वो बच गया है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ रिएक्शन। कुल मिलाकर आपके पास 6 मेथड है जिससे आप लोग ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हो, जिनमें से आप 3 को तो पढ़ चुके हो। 3 कौन कौन से पढ़ चुके हो आप, रेट एक्सप्रेशन मेथड आप पढ़ चुके हो, आप हाफ लाइफ मेथड पढ़ चुके हो, आप ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हो, पर आपको पता नहीं है तो उसको हम सिस्टमैटिक लिखेंगे किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग उन 3 मेथड को पढ़ेंगे, उसके बाद जो आपके पास मेथड बचे हुए, वेंट ऑफ मेथड बचा हुआ है, ओस्टवाल्ड मेथड बचा हुआ है, तो उन सब की बातें भी हम लोग करेंगे। तो ऑर्डर काइनेटिक्स से आपका सिर्फ एक ये पोर्शन बचा हुआ है, किस तरीके से आप लोग ऑर्डर निकाल सकते हो, उसके मेथड क्या क्या है। तो कुल मिलाकर 6 मेथड है। पहले मेथड की बात कर लेते हैं आज। क्या मेथड है पहला जो आपके पास मेथड है वो क्या है, रेट एक्सप्रेशन मेथड है। लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ मेथड इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बट एवरी मेथड रिक्वायर्ड एसेंशियली मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट वेरियस टाइम पीरियड। अब ये एक लैब में किया हुआ प्रोसेस है। आप लोग ऑर्डर को जो निकालते हो काइनेटिक्स के अंदर, वो आप लैब में निकालते हो। लैब में कैसे निकालते हो आप लोग किसी भी रिएक्शन को देखते हो, किसी भी रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद अलग अलग टाइम पीरियड के बाद आप देखते हो कि आपका कितना रिएक्टेंट बना। या तो आपको ये देखना है कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ है, या तो आपको ये देखना है कितना प्रोडक्ट बना है। आपके पास डेटा होना चाहिए। आपके पास या तो ये डेटा हो कि कितना रिएक्टेंट मेरा खत्म हो रहा है टाइम के साथ साथ, या फिर आपके पास ये डेटा हो कि कितना प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है टाइम के साथ साथ। आपको इनमें से एक ना एक डेटा तो चाहिए, उसके बाद ही आप लोग ऑर्डर निकाल सकते हो। क्या डेटा चाहिए आपके पास, या तो आपको पता हो कितना रिएक्टेंट टाइम के साथ खर्च हो रहा है, अलग अलग टाइम इंटरवल के ऊपर आपका कितना रिएक्टेंट खत्म हो चुका वो आपको पता हो, उसका डेटा आपके पास हो, या फिर कितना प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है टाइम के साथ साथ वो आपको पता हो। तो पहला जो मेथड है वो क्या है, रेट एक्सप्रेशन मेथड। In this method, rate equation in integral form is taken into account. Amount of reactant or product is determined at various time interval experimentally. इस मेथड के लिए हम लोग जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी है, इंटीग्रेशन इक्वेशन पढ़ी है, उस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड एट वेरियस टाइम इंटरवल एक्सपेरिमेंटली, जिसकी मैंने अभी बात की आपसे कि अलग अलग टाइम इंटरवल के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि आपका अमाउंट रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है या अमाउंट प्रोडक्ट कितना बन गया। उसके बाद वैल्यू ऑफ x, a minus x और t आर प्लेस्ड इन इक्वेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आपको अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पता हो कितना खर्च हो गया, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पता हो। तो अब मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है, तो जब उसके बाद मैं बात कर रहा था कि टाइम टी के ऊपर जब हम लोग ऐसा ग्राफ बना रहे थे कि ए से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपका इनिशियल क्या है आपके पास, इनिशियल यहाँ पर टी इक्वल टू 0 के ऊपर आपके पास क्या है, ये ए नोट है। टी इक्वल टू टी के ऊपर क्या है आपका ए है, तो ए नोट को मैं ए बोल रहा था, ए आपका क्या हो जाता है यहाँ से, ए हो जाता है ए माइनस एक्स, और प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगा एक्स। तो रिएक्टेंट कितना खर्च हुआ उसका डेटा का मतलब क्या है, आपके पास ए हो, आपके पास ए माइनस एक्स हो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट कितना बना उसका डेटा आपके पास हो, इसका मतलब आपके पास अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए आपके पास एक्स हो। तो डेटा आपके पास क्या होगा, आपके पास ए होगा जो आपको पता होगा, उसके बाद आपके पास ए माइनस एक्स होगा, आपके पास एक्स होगा और आपके पास टी होगा। तो ये डेटा आपके पास होने चाहिए। एक्सपेरिमेंट से आप क्या निकालोगे, आप एक्स को निकालोगे, कितना एक्स बन रहा है, कितना ए माइनस एक्स बचा हुआ है, किस किस टाइम के ऊपर। तो आपको जो डेटा चाहिए वो आपको चाहिए एक्स, ए माइनस एक्स और टी। इसका मतलब क्या, कितना प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब क्या, कितना रिएक्टेंट बचा है, इसका मतलब क्या, किस टाइम के ऊपर कितना प्रोडक्ट बना है या कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ है, इसका मतलब यह है। तो आपको जो डेटा मिलेगा लैब के अंदर वो मिलेगा एक्स, ए माइनस एक्स का और टी का। उसके बाद आपको इसको सिर्फ इनकी वैल्यू को पुट करना है इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर। द इक्वेशन विच गिव्स ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कोरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर ऑर्डर डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास डेटा तैयार हो गया एक्स का और टी का, और आप लोग क्या कर रहे हो, इस एक्स और टी के आपके पास x1 है, आपके पास t1 है, आपके पास x2 है t2 के ऊपर, आपके पास x3 है t3 के ऊपर, आपके पास x4 है t4 के ऊपर। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए आप लोग चेक कर रहे हो, एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, आप हर एक इक्वेशन के लिए इसको चेक करने वाले हो। आप पहले क्या चेक करोगे, आप जीरो ऑर्डर की इक्वेशन लिखोगे। जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्या है आपके पास, x इक्वल टू के टी, ये है प्रोडक्ट फॉर्म के लिए, x इक्वल टू क्या, के
टी। तो आप क्या लिखोगे, आप x1 अपॉन यहाँ पे पास क्या निकल जाएगा, आपके पास k क्या निकल जाएगा, k इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन में t हो गया। तो k आपका कॉन्स्टेंट रहने वाला, तो x1 अपॉन t1 भी रहेगा, x2 अपॉन t2 भी रहेगा, x3 अपॉन t3 भी रहेगा। तो इन सब चीज़ों की बात कर भी चुके हैं हम लोग, आपका रेट कॉन्स्टेंट के बराबर रहेगा। तो आप क्या करोगे, आप x1 अपॉन t1 निकालोगे, आप चेक करोगे क्या ये x2 बाई t2 के बराबर है, क्या ये x3 बाई t3 के बराबर है। इसका मतलब क्या आपका x1 बाई t1 k के बराबर है, क्या आपका x2 बाई t2 k के बराबर है, क्या आपका x3 बाई t3 k के बराबर है। अगर हर केस के अंदर आपका k की वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू थ्रू आउट द रिएक्शन सेम होनी चाहिए। तो अगर आपकी k की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब क्या, आपका डेटा आपको बता रहा है कि आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है। अगर आप लोग फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की वैल्यू को पुट कीजिए आप, वो इक्वेशन आपके पास क्या है, वो भी आपके पास पता है आपको। ये क्या आपके पास k इंटू में क्या ln a अपॉन में a माइनस का x, ये आपके पास इक्वेशन है। मान लीजिए आपको पता है कि आपका t1 के ऊपर x1 है, t2 के ऊपर क्या है x2 है, t3 के ऊपर क्या है x3 है, t4 के ऊपर क्या है t4 है। तो आप x1 t1 को पुट कीजिए, आप x1 और t1 को पुट कीजिए, k निकालिए। फिर आप क्या करो, x2 t2 को पुट कीजिए, k निकालिए, x3 t3 को पुट कीजिए, k निकालिए। अगर आपका k हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या, आपकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद अगर आपका इक्वेशन वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो आप आगे बढ़िए, आप सेकंड ऑर्डर के लिए चेक करिए, आप फिर थर्ड के लिए चेक करिए। तो इस तरीके से आप लोग चेक करते हो। जनरली आपका फर्स्ट और सेकंड के अंदर ही निकल कर आता है, या फिर आपका जीरो ऑर्डर निकल कर आता है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो रिएक्शन होती है वो इन्हीं ऑर्डर को फॉलो करती है। तो इस तरीके से आपको करना है। आप इस चीज़ को पढ़ भी चुके हो, आपने कब पढ़ा इसको। आपके पास जो डेटा कलेक्ट होगा वो कैसे कलेक्ट होगा, आपके पास t1 टाइम के ऊपर a1 कितना है, x1 कितना है। a1 आपका क्या होता है, बेसिकली a माइनस का x1 होता है, a2 क्या होता है आपके पास, a माइनस का x2 होता है, a3 क्या होता है, a माइनस का x3 होता है, a4 क्या होता है, a माइनस का x4 होता है। तो आपको डेटा कलेक्ट करना है, टाइम का, रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, प्रोडक्ट कितना बना है, आपको इसका डेटा कलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जीरो के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, a2 माइनस a1 बाई t2 माइनस t1 क्या आपका a3 माइनस a2 बाई t3 माइनस t2 के बराबर है, क्या इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है। तो इस केस के अंदर तो इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू के बराबर आती है, इसको क्या बोलते हो आप, रेट कॉन्स्टेंट बोलते हो। तो आपको बस ये चेक करना है कि क्या ये कांस्टेंट आ रहा है, क्या इसका कांस्टेंट जो आ रहा है क्या है बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो आपका जीरो ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप क्या चेक करते हो, ln a2 माई ln a1। कैसे आई चीज़ें, ये आप इक्वेशन निकल कर आएगी जहाँ से हमने इक्वेशन से बात की थी, ln a नोट ln a माइनस का kt, ये आपके पास इक्वेशन प्लस का kt, ये आपके पास इक्वेशन थी। उसके बाद आप यहाँ से बोल रहे थे कि जो आपका k है वो क्या है, वो आपका है ln a नोट माइनस का ln a अपॉन में क्या t, आप इसको बोल रहे थे। तो इसका मतलब क्या, जब मैं दो इक्वेशन लूँगा तो ln a2 माइनस ln a1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, क्या ये आपका बराबर है ln a3 माइनस ln a2 t3 माइनस t1 के बराबर है। तो अगर ये चीज़ें आपके बराबर आ रही है, अगर ये आपके पास कांस्टेंट निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर को सेटिस्फाई कर रही है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। या फिर आप क्या करो, इक्वेशन के अंदर x1 t1 को पुट करो, वैल्यू चेक करो k की। इक्वेशन के अंदर x2 t2 की वैल्यू पुट करो, आप वैल्यू चेक करो k की। आप इक्वेशन के अंदर x3 t3 की वैल्यू पुट करो, वैल्यू चेक करो k की। यहाँ भी चेक करो k की, यहाँ भी चेक करो k की। अगर आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू बराबर निकल कर आ गई, इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। जिसकी काइनेटिक इक्वेशन को फॉलो करेगी वही ऑर्डर उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सेकंड ऑर्डर के लिए भी कर सकते हो। उसके लिए आपके पास ये चीज़ें कांस्टेंट निकल कर आती है। इन चीज़ों की बात भी हम लोग कर चुके हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने nth ऑर्डर की बात करी, आज हम लोगों ने सूडो फर्स्ट ऑर्डर देखा, आज हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या निकाला, रेट इक्वेशन निकाली, उसको हमने याद किया। उसके बाद हम लोगों ने मेथड ऑफ इक्वेशन के मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ ऑर्डर रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक मेथड को पढ़ा है आज। कौन सा मेथड है वो, रेट एक्सप्रेशन मेथड। इसको आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन अब बस हम उसे सिस्टमैटिक के अंदर लिखेंगे ताकि आपके पास जो नोट्स हैं वो बराबर के इकट्ठे हो जाए। तो 5 आपके बचे हुए मेथड जिससे आप लोग निकाल सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो नेक्स्ट हाफ क्लास के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल मैं आपको कुछ 20-30 क्वेश्चन दूंगा काइनेटिक्स के इस पार्ट के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, जो आपके नेट और गेट के अंदर आए हुए हैं। आप उन क्वेश्चन को करके देखिएगा, आपसे वो सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी असली काइनेटिक्स, जो काइनेटिक्स आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो एक लेक्चर और लगेगा जिसके अंदर आपका ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट खत्म होगा। उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे अपनी काइनेटिक्स को। और गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ, नया लेक्चर डालूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। और साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि कैसे आपको वीडियो लगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो, आपका कोई सजेशन है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।